ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लग गए और धमाके की वजह से पूरा हाईवे ही जाम हो गया। पहला धमाका और हाईवे पर बिखर गए रसोई गैस सिलेंडर। दूसरा ब्लास्ट, हाईवे पर फैल गई दहशत। तो भी पहले मैं अभी इधर पहले ब्लास्ट के बाद ही हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों में ब्रेक लग गया। सैकड़ों गाड़ियां काफी दूर खड़ी हो गई क्योंकि सड़क पर बिखरे सिलेंडर बम कभी भी फट सकते थे। पिकअप में आग लगने के बाद एक ही सिलेंडर सड़क पर गिरा था, लेकिन जैसे ही फटा 15 से ज्यादा सिलेंडर हाईवे पर गिरे और उनमें एक एक कर ब्लास्ट होने लगा। ये वीडियो नेशनल हाईवे 53 का है। महासमुंद के छुईपाली के पास जैसे ही पिकअप वैन पहुंची, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति कंट्रोल की। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार बड़ा टैंकर बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गया, जिसकी वजह से दुकान में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि संयोग ठीक था कि किसी की मौत नहीं हुई। टैंकर इतनी तेजी से आया कि अगला हिस्सा दुकान के अंदर चला गया और पीछे के हिस्से को छत ने रोक दिया था। जोरदार टक्कर से दुकान के अंदर की चीजें टूटकर बिखर गई थी। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से निकलकर भाग निकले। हादसा सीकर के नीम थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास हुआ। हाईवे को छोड़कर सर्विस लेन पार करते हुए टैंकर दुकान में घुस गया। हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई। बाद में क्रेन के जरिए टैंकर को निकाला गया। यूपी के रामपुर के थाना केमरी में बजरंग दल के नेता ने जमकर हंगामा किया। कैमरे के सामने पुलिस वाले को धमकाते हुए न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि थाने में आग लगाने की धमकी तक दी। बजरंग दल के नेता पुलिस वाले को धमकाते हुए थाने पहुंचे और पल भर में कैमरे से मुखातिब होते हुए कहा, एक जिहादी मामला है, वहाँ पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहाँ से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। बजरंग दल का नेता यही नहीं रुका, पुलिस वालों को धमकाते हुए थाने में आग लगाने तक की बात कह दी। मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। लगा देंगे थाने को, मैं देखता हूँ कौन बचाता है इन्हें। गाजियाबाद के होटल में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद हत्यारा रात भर कमरा नंबर 207 में सोया रहा। पुलिस ने हत्या की वजह का भी खुलासा किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा इस आरोपी का नाम प्रवीण कुमार है। ये अपनी महिला मित्र आरती के साथ गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट स्थित होटल रॉयल किंग में ठहरा हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि होटल के कमरा नंबर 207 में दोनों ने शराब पी और उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मजाक में हमारी हाथापाई हो गई थी, दोनों ड्रिंक कर रखी थी हमने और मेरे नखून मारे तो धक्का दिया, तो मैं बीच छोड़ मेरे यहाँ भी लगी थी और मैंने गुस्से में उनके 2 लात मार दिए थे। आरोपी ने बताया कि मारपीट के बाद आराम से दोनों सो गए थे। सुबह 6 बजे उठाया तो प्रेमिका उठी ही नहीं, तो प्रेमी ने होटल वालों को बताया कि उसकी प्रेमिका उठ नहीं रही है। होटल वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। शव को पुलिस ने तुरंत कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी से पूछताछ की, जिसमें उसने रात की कहानी बताई और हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने बताया कि 35 साल की आरती की मौत 2 साल पहले हुई थी और प्रेमी तलाकशुदा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सुबह के वक्त मामूली कहासुनी ने एक युवक ने शराब के नशे में पहले मार मारकर पत्नी की जान ले ली और फिर मां की भी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घर में आस पड़ोस के लोग और महिलाएं जुटी, अफरा तफरी मच गई। मामला कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव का है। सिकंदर नाम का युवक पत्नी के साथ छत पर अलाव सेक रहा था। उसी वक्त किसी बात को लेकर पत्नी प्रियंका से कहासुनी हो गई। नशेड़ी सिकंदर गुप्ता अपनी पत्नी को मारने लगा और सीमेंट की ईंट से पत्नी के सिर को कूच-कूच कर मार डाला। उसी वक्त चीख सुनकर मां भी छत पर पहुंची। उसने अपनी बहू को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर ने मां को भी ईंट से कूच-कूच कर मार डाला। आरोपी एक दिन पहले ही पत्नी को ससुराल से लेकर आया था। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और आरोपी सिकंदर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या हुई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के एक अहम फैसले पर रोक लगा दी है। यह फैसला लाडकी बहन योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत फडणवीस सरकार महिलाओं को एडवांस पैसा देने वाली थी। सरकार का प्लान था कि दिसंबर के साथ साथ जनवरी महीने का पैसा भी 14 तारीख को महिलाओं के खाते में क्रेडिट किया जाए, लेकिन इस पर सवाल इस वजह से उठे क्योंकि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिस तरह बिहार में मतदान से पहले महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, उसी तरह महाराष्ट्र में भी किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ जनवरी महीने का पैसा रिलीज करने पर ही रोक लगाई है। राज्य सरकार अभी भी दिसंबर का पैसा महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को ही डालेगी। अगर सरकार दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का पैसा देती तो ये रकम 3000 रुपए होती। अब फिलहाल 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे और बाकी की रकम चुनाव के बाद दी जा सकेगी। अब जयपुर से आई एक खबर आपको बताते हैं जो हर माता पिता को सावधान करेगी, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जयपुर में स्कूटी लेकर गए पिता की गलती की वजह से एक 9 साल की बेटी की जान पर बनाई। ये पूरा डरावना मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राहत की बात यहां ये रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जैसे ही युवक स्कूटी से उतरा वैसे ही स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। फिर आगे आगे स्कूटी और पीछे पीछे पिता। एक जरा सी गलती ने यहाँ डरा देने वाला हादसा करा दिया। तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। युवक एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी से उतरा, जबकि दूसरी बच्ची स्कूटी पर ही बैठी थी। जब तक पिता बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ता, स्कूटी पर बैठी बिटिया ने स्कूटी के एक्सीलरेटर को रेस दे दी। स्कूटी ऐसी भागी जैसे कोई रेसिंग कार। पिता दौड़कर बेटी के पीछे पीछे भागा। वो तो भला हो, करीब 30 मीटर आगे जाकर स्कूटी गोबर के उपलों से टकराकर गिर गई। गनीमत रही बच्ची स्कूटी के नीचे दबने से बच गई और बगल में जा गिरी। इससे बच्ची को मामूली चोटें ही आई। तुरंत स्कूल में उसे फर्स्ट एड भी मिल गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। ये वीडियो हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कार बाइक से बाहर जाए तो इंजन बंद करेंगे और चाबी निकाल कर जाए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। प्रियंका गांधी और उनके समर्थक हर साल 12 जनवरी को उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी खूब शुभकामनाएं दी गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक लगे बधाई पोस्टर से सियासी हलचल बढ़ गई। क्या प्रियंका यूपी में कमान संभालने वाली हैं? और प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई दी गई। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी पोस्टर के जरिए प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि मुस्लिम और पिछड़ों को जोड़ने के लिए प्रियंका फिर से कमान संभाल सकती हैं। 2027 के लिहाज से कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति को नए सिरे से नई स्ट्रेटजी के साथ वापस लॉन्च करने की तैयारी में है और इस बार भी चेहरा प्रियंका गांधी होंगे। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में दक्षिण भारत के एक नेता की चर्चा काफी तेज है और ये नेता है बीजेपी के अन्नामलाई, जिनको लेकर राज ठाकरे ने ऐसा बयान दिया कि सियासत गर्मा गई। रविवार की शाम मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया और यहीं पर राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का जिक्र किया। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू मधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध है इथे याचा? मुंबई से हमला हुआ तो अन्नामलाई ने भी चेन्नई से जवाब दिया। விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாதிச்சேன்। दरअसल अन्नामलाई ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि मुंबई कोई महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। इसी के चलते अन्नामलाई बिहार की सियासत में चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। राज्य को आउटब्रेक के इफेक्टिव मैनेजमेंट और रोकथाम के लिए
लेबोरेटरी सपोर्ट हो या फिर सर्विलेंस हो या केस मैनेजमेंट हो, इन सभी के लिए हमने अपनी पूरी ताकत मोबिलाइज की है। और आज ही मैंने मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी की से बातचीत की है। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूछा कि जिस चीन ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ आखिर व्यापार क्यों हो रहा है। ओवैसी महाराष्ट्र के जालना में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहीं से उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल डाला। बीजेपी के लोग अब चाइना से कह रहे हैं कि आके पैसा लगाओ भारत में। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस बीजेपी से, क्या ये आपकी देशभक्ति है? वो चाइना जिसने हमारी फौज पर हमला किया, पाकिस्तान की हथियारों से मदद की, क्या ये आपकी देशभक्ति है? अगर ये देशभक्ति है तो ओवैसी तुम्हारी देशभक्ति को झूठा कहता है, झूठा मानता है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार भारत का मजाक उड़ाया, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार चुप बैठी रही। बिहार के मोतिहारी में तमिलनाडु से ट्रक के जरिए लाया गया विशाल शिवलिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। यह शिवलिंग बीती 5 जनवरी को मोतिहारी पहुंचा था। तब से ही बड़ी संख्या में लोग इसके दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई शिवलिंग को छूना चाहता है तो कोई कैमरे के जरिए दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग के साथ खुद को एक ही फ्रेम में कैद कर लेना चाहता है। शिवलिंग अभी भले ही 96 टायर वाले उसी ट्रक पर है जिससे उसे तमिलनाडु से मोतिहारी लाया गया, लेकिन आस्था ऐसी कि अभी से हर दिन दर्शन और पूजन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शिवलिंग को 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 38 फीट ऊंचा स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त काफी बर्फबारी हो रही है और इस खबर ने पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला दी है। देश भर के पर्यटक सर्दियों के मौसम में छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। तस्वीरें बारामूला के प्रसिद्ध ड्रंग वाटरफॉल की है, जो कि इस वक्त बर्फ के झरने में बदल चुका है। तापमान 0 से भी नीचे चला गया। ठंड भले ही कपकपाने वाली है, लेकिन देश भर से आए पर्यटकों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। ड्रंग वाटरफॉल पहुंचे टूरिस्टों के चेहरे पर खुशी देखिए। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। हर कोई इस दुर्लभ नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन नहीं है कुछ भी, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत बढ़िया। जो भी कश्मीर आना चाहता है बेशक आए, बहुत बढ़िया। सिर्फ बारामूला ही नहीं, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ऐसा ही सुनहरा मौसम है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस अगर नहीं संभली तो पार्टी के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अबू आजमी ने कांग्रेस के नेताओं को टीपू सुल्तान का उदाहरण दिया है। टीपू सुल्तान की हार क्यों हुई थी? टीपू सुल्तान के फौज में जो दलाल थे खबरी बने और उनकी हार हुई। तो ये जो आस्तीन के सांप है, इनको संभालना देखना चाहिए, और कांग्रेस तो खुद ही बर्बाद हो रही है। दरअसल अबू आजमी से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर विश्वास की कमी और आपसी खींचतान पार्टी को कमजोर कर रही है। वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में सड़क चौड़ीकरण के लिए अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, जहां संकरी गलियों को 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है और इसी के तहत नोटिस दिए गए मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दाल मंडी का ये रास्ता बेहद सकरा है, इससे बुलडोजर के जरिए अब चौड़ा किया जा रहा है। आज सुबह से ही प्रशासन बुलडोजर का जखीरा लेकर पहुंच गया और फिर शुरू हुआ चौड़ीकरण अभियान। कुल 184 मकानों को नोटिस दिया गया, उनमें से कुछ को आज गिरा भी दिया गया। टोटल 6 धार्मिक स्थल है और मकान को टोटल मकान 181। बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला मकान कुछ ही देर की कोशिश में मलबा बना दिए गए। देखिए कि किस तरह से जो 3 मंजिले मकान पर जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं वो मकान को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिया कि प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार उनके निशाने पर ठाकरे बंधु रहे, जिनका रिश्ता नितेश राणे ने पाकिस्तान से जोड़ दिया है। नितेश राणे की जुबान पर इन दिनों सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा छाया है, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान की भी चुनावी एंट्री करवा दी। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है, हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। नितेश राणे ने विरोधियों को वोट देने का मतलब भी बताया। उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, कितना आप समझ लेना चाहिए। अब विरोधी कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों को जमीनी मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ जनता को बरगलाना जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बेकाबू ट्रक का तांडव देखने को मिला, जब इस ट्रक ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंद दिया। आरोप है कि यह ड्राइवर नशे में था। सड़क पर ट्रक अपनी ही धुन पर सवार था। उसके सामने जो आया, जहां आया वो कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। वो तो तब रुका जब टकराते टकराते उसका पहिया एक गड्ढे में जा गिरा, नहीं तो न जाने वो अभी कितनी और गाड़ियों को अपना शिकार बनाता। टूटी फूटी इन गाड़ियों की हालत देखिए, सभी गाड़ियों का नक्शा बदल चुका है। कोई कहीं से टूटी है तो कोई कहीं से, कई गाड़ियां तो नालियों में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर न सिर्फ तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था, बल्कि वो नशे में टल्ली भी था। राहत की बात रही कि ट्रक ड्राइवर की टक्कर से किसी को चोट नहीं आई। बेंगलुरु में 3 जनवरी को हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत आग में दम घुटने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई। पुलिस ने खुलासा किया है कि शर्मिला की मौत के पीछे पड़ोस में रहने वाले 18 साल के एक पीयूसी छात्र का हाथ है। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात 18 साल का लड़का खिड़की के रास्ते शर्मिला के फ्लैट में घुसा था। उसने शर्मिला के साथ जोर जबरदस्ती की थी, लेकिन जब शर्मिला ने यौन संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी ने शर्मिला का मुंह नाक दबा लिया और दम घुटने तक दबाए रखा। जब शर्मिला की मौत हो गई तो उसने फ्लैट में आग लगा दी, ताकि सबको ये लगे कि शर्मिला की मौत आग से उठने वाले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया। PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು। पुलिस ने पहले शर्मिला की मौत को हादसा माना था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को हत्या की धारा में बदल दिया है। पुलिस और भी CCTV खंगाल रही है ताकि वो हत्याकांड की तह तक जा सके। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज से सैर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, ये कहना है दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का, जो नवी मुंबई में क्रूज निर्माण के काम का जायजा लेने पहुंचे थे। ये वही क्रूज है जो बहुत जल्द दिल्ली की यमुना नदी में तैरता दिखाई देगा। फिलहाल इसका निर्माण नवी मुंबई में किया जा रहा है। क्रूज बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसका काम आखिरी चरण में है और 20 जनवरी को ये क्रूज नवी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। ये वो क्रूज है जिसको जो है यमुना में शुरू किया जाएगा। सोनिया विहार से लेकर जगतपुर विहार जो है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का पैच है, वहां पर ये पूरा क्रूज चलेगा। 30 लोगों के यहाँ पर आराम से बैठने की कैपेसिटी इसमें है। दिल्ली पहुँचने के बाद इस क्रूज में इंजन, सीटें और दूसरे जरूरी सामान फिट किए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को क्रूज की सौगात देंगी। कपिल मिश्रा के मुताबिक इस क्रूज में 40 लोगों के बैठने की जगह होगी। यमुना के इस क्रूज का एक फेरा 1 घंटे का होगा। इसके संचालन के लिए सोनिया विहार में जेट्टी तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्रूज का संचालन वजीराबाद से किया जाएगा। मेरे को लगता है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को सकारात्मक चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं, तो वो चुल्लू भर पानी में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ यमुना में अपार संभावनाएं हैं और क्रूज केवल इसकी एक शुरुआत है। हम वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजना यमुना में क्रूज सेवा के साथ दूसरे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।